बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BNN के प्रोग्राम तोड़ के बोल में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद अली बुखारी। आजकल मुल्क में अफरा तफरी जारी है, महंगाई बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो गई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सेक्रेटरी इतलात इरफान मेमन। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है और इन मसाइल के हल के लिए क्या तदारुक पेश किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अली, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए इरफान साहब, कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल अल्लाह के करम है, हालात और जो मामला चल रहे हैं और जो सिचुएशन इस वक्त है उसमें सबको चलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये बताइएगा, महंगाई बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही आजकल मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, उसके टैक्सेस के हवाले से। इसका क्या सदेबाद होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होने चाहिए इसके हवाले से? क्या इससे मईशत पर मजीद बोझ नहीं पड़ेगा कि कारोबार बंद है, मार्केटें बंद है, रोड ब्लॉक है, हर चीज बंद है, तो क्या इससे मईशत पर बोझ नहीं पड़ेगा, महंगाई मजीद नहीं होगी? अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब रियासत के चैलेंजेस होते हैं वो रियासत के हाथ में होते हैं, उनके हाथ। और रियासत जो है वो अगर हल निकाल सकती है। पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर इन्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ लीडरशिप की कमी है। वो कहते हैं कि क्या रुखसत यार की घड़ी थी, हंसती हुई रात रो पड़ी, हम खुदी सभा में हो, दुनिया को हमारी क्या पड़ी थी। मेरे लिए पाकिस्तान जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान के अपने हैं, हमारे इंटरनल इश्यूज हैं। हम अंदर से टूटे हुए हैं, हमें कोई और तोड़ने के लिए को कोशिश करने की जरूरत ही नहीं। हमारे दुश्मनों को क्या जरूरत है कि वो हमारे लिए कोई चीज करे। हम अपने दुश्मन खुद हैं। यानी कि मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कोविड के अंदर पूरी दुनिया कोविड के अंदर आप देखा होगा कि बंद हो चुकी थी, मगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी उस वक्त भी काम कर रही थी। मगर आज के इन हालात के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की पूरी बिजनेस कम्युनिटी आज क्यों बाहर आ गई है? इसकी वजह IMF से किए हुए वो वादे और ये तमाम सियासी पार्टी, तमाम के तमाम सियासी पार्टियों की उसमें साइन है, जिन्होंने इस IMF के को साइन किया है। अब आप ये देखें कि इसका इम्पैक्ट ना कोई बड़े जो लोग हैं सरमायादार और जो इस वक्त वडेरे हैं या वॉट एवर हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन सुनते नहीं जा रहे। के ऊपर जो मिडिल क्लास है वो भी फंस गया, लोअर मिडिल क्लास भी फंस गया, और ग्रास रूट का जो एक इस वक्त जो रहने वाले पाकिस्तानी जो शहरी हैं, उनकी जिंदगी अजीन हो चुकी है। वो कैसे जिए, वो कैसे बिल अदा करें, वो कैसे बच्चों की फीसें अदा करें, उनके घर में भी बीमारियां होती हैं, वो बीमारी से कैसे अपने मामला को लेके निकले। तो अली बहुत मुश्किल हालत से पाकिस्तान गुजर रहा है। हम अक्सर 75 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि मुल्क बहुत मुश्किल हालात से, नाजुक हालात से गुजर रहा है। मगर नाजुक हालात उनके लिए होते थे, मगर आज उन्होंने ये हकीकतन आज पाकिस्तान के जो हालात हैं बेहद नाजुक हालात हैं। और अगर अब भी आंख ना खोली तो ये आप अपने हाथों में फैसले ले रहे हैं। आम आवाम अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? आज जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है और जो आज आपके सामने जो ये सारी दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और ये सारी चीजों की चीजें सामने आ रही हैं, उसके पीछे क्या है? बेरोजगारी है, आपके माशी प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर इंटरनल पॉलिटिकल वैक्यूम जो है उसने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक मजबूत और ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म के ऊपर पॉलिसीज को बनाए और उस पॉलिसी को आने वाली हुकूमत भी कैरी करे। आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को इख्तिदार में लाना होगा जो मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपने को जो आज आप पे सामने है कि पाकिस्तान में कुछ चीज नहीं है कि सारी चीजें एक्सपोर्ट हो सकती है। बाकी रह क्या गया है आपको जो मालूम नहीं है? मेरे ख्याल से तो सारी चीजें खुली हुई है।
हाँ जी। मेरे ख्याल से तो सारी चीजें एक्सपोज है। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त बिजनेसमैन, स्पेशली जो मैं कराची की बात करूंगा कि 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर आज सरापा एहतजाज है। आज पाकिस्तान के अंदर जो कराची जो एक माशी हब है, वो पूरा कराची निकल आया है। वो कैसे दिल अदा करे, वो किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को हल करे। देखिए हमारे पास अगर मैं बिजनेस चलाता हूँ और मेरे पास अगर जो मेरा स्टाफ है, उस स्टाफ की प्रॉब्लम्स अगर बढ़ जाएंगी तो वो कैसे काम करके हमें देगा, परफॉर्मेंस कैसे देगा जब उसके घर की प्रॉब्लम्स होगी। और हम कैसे उसकी इनहेंस करें सैलरी दोबारा से, यानी कि दोबारा से हम भी अपनी एक लिमिट के अंदर, बिजनेसमैन जितने भी मौजूद हैं वो अपनी लिमिट के अंदर कारोबार कर सकते हैं। हमारी सारी लिमिटें आउट हो चुकी हैं। बिजनेसमैन इस वक्त पाकिस्तान से 50% के करीब पाकिस्तान का बिजनेस बाहर ट्रांसफर हो चुका है। अभी तक इनकी आंखें नहीं खुल रही। अब मैं यही कहूंगा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो कहा था कि इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है, वो वर्ड आज आपके सामने है। जनरल मुशर्रफ साहब की वो पूरा टेन्योर आपके सामने है। वो 3 साल जो 99 टू 2002 जो उन्होंने 14 रुकनी कैबिनेट से इस मुल्क को चलाया, मैं कहता हूँ ये मौजिजा नहीं था और क्या था पाकिस्तान का कि 14 लोगों ने इस मुल्क को चलाया, 9/11 को फेस किया, पाकिस्तान के अंदर तमाम तर माशी चैलेंजेस को फेस किया और इन 14 लोगों ने पाकिस्तान को लोन फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान की तरफ लेके गए जनरल मुशर्रफ साहब की क़यादत में। बिल्कुल। तो वो क्या था? वो था लीडरशिप। वो लीडरशिप थी। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इदारों की जो हालत है, जो इदारे अगर आपके कमजोर हो गए और इदारों को अगर पूरी दुनिया के अंदर गालियां दी जाए, तो हम बेहैसियत पाकिस्तानी, बेहैसियत बिजनेसमैन, बेहैसियत पाकिस्तान के जो इस वक्त तमाम तर जो प्रॉब्लम की जो हम अक्कासी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। हम स्पीचलेस कि जब इदारों को इतना कमजोर कर दिया जाएगा तो कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को और इन तमाम चीजों को टैकल करेंगे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमें सबको बहुत यूनिटी की और एक साथ मिलके, ना सिर्फ यूनिटी बल्कि इस तमाम तरह इश्यूज के अंदर अब हमें आगे फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। हर आदमी को अपना रोल अदा करना होगा। सरमायादारों को अपनी तिजोरियां खोलनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की तमाम तर बिजनेस कम्युनिटी हमेशा बुरे वक्त के अंदर, वो कहते हैं ना कि डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी बनाए। आज पाकिस्तान के अंदर जो डिजास्टर है, वो डिजास्टर इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जी। प्रस्ताव नहीं है। इदारों से भी गलतियां हुई हैं और गलतियां अभी भी हो रही हैं। अगर इन गलतियों को ना रोका गया तो फिर मैं समझता हूं कि हमें आगे और मजीद बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल से सीपैक इस वक्त जो है हमारे सामने है। सीपैक को आप समझते हैं कि पाकिस्तान का गेम चेंजर है। वो एक इतना बड़ा गेम चेंजर है आपका कि वो पाकिस्तान के तमाम तरह इश्यूज को हल कर सकता है, मगर उसके लिए लीडरशिप की जरूरत है। नजर, खबर और फिर इसके बाद सबर के साथ हमें पाकिस्तान के इन तमाम मसाइल को हल करना होगा। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, आप देखें कि आपके पास इश्यू ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया, पूरे पाकिस्तान के इदारे सिर्फ एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, कैदी नंबर 804। बिल्कुल। कैदी नंबर 804 के बाद क्या पाकिस्तान खत्म हो जाता है? क्या हमें पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, क्या हमें नहीं लगता कि हम कानून को इस वक्त अपने पांव के नीचे जो है बिल्कुल एक, मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर हमें मीडिया, आपकी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि आपकी मीडिया इसमें रोल अदा करे और इन तमाम लोगों को बेनकाब करे कि इन्होंने इस 1.5 साल के अंदर क्या किया, माजी में इन्होंने क्या किया, और इन्होंने तमाम सियासी पार्टियों ने जो पाकिस्तान को जो इस वक्त मुश्किल हालात से जो हम गुजर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। और हम और आप मीडिया के लोग मिलके इनको एक्सपोज करेंगे तो ही पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी क़यादत आगे आने वाले इलेक्शन में हो सकती है। पाकिस्तान का अभी अगर हम लेके आएंगे अपने सेलेक्टेड अगर हुए तो फिर पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में आ जाएगा, बहुत मुश्किल हालात। ऐसी है, कल की देख ले
कल निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ साहब कह रहे थे कि ये जो भी किया है ये नून लीग की है, आप लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कैदी नंबर 804 के, क्योंकि उनका नाम मीडिया पे लेना तो पाबंदी है पैमरा की तरफ से। इस हवाले से कुछ अपना बयान कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये वफाकी निगरान हुकूमत कोई रिलीफ नहीं देगी अवाम को? देखिए, ये वफाकी हुकूमत नहीं है, ये निगरान हुकूमत है। ये जी। निगरान वफाकी हुकूमत जरूर आप कह सकते हो इसको, मगर इनके पास इनके डोमेन के अंदर चीजें मौजूद जो है वो आपने इस मुल्क का हालत क्या की हुई है। आप उम्मीद करते हैं कि निगरान बेचारे वजीर आजम अनवर काकड़ साहब कहते हैं कि मैं बिजली में रिलीफ दूंगा, मैं बिजली में आवाम को रिलीफ दूंगा। 4 दिन तो हो गए, वो रिलीफ दे ही रहे, वो मीटिंगें कर ही रहे और इस दौरान पेट्रोल का बम फेंक दिया। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ वो कहते थे ना कि नमाज़े बख्शाने गए थे और रोजे गले लग गए, तो ये चीजें देखिए इस तरीके से नहीं हो सकती। निगरान हुकूमत से आप उतनी ही उम्मीद रखें जितना उनके पास डोमेन है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही डोमेन है कि इस मुश्किल हालात में इलेक्शन कैसे किए जाए, कैसे पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम को दोबारा बहाल किया जाए, ये डोमेन इनके पास है। और ये चीजें आपको पता है कि वफाकी हुकूमत जो इस वक्त आपके अनवर काकड़ साहब जो अपनी कैबिनेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। वफाकी वजीर इस वक्त आप समझ लें कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल फैसले इनको करने पड़ेंगे। आप देखें कि इस वक्त वजीर खजाना जो आपकी हैं, माशाल्लाह से उन्होंने कोशिश तो की है कि IMF के साथ दोबारा नेगोशिएट कुछ चीजों पे की जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दी जाए, मगर अब वो उन्होंने कहा है कि आप हमें लिख के भेजें। यानी कि इस मुल्क का ये हाल है कि आपको बिजली के अंदर कुछ मराहत अगर देनी है अवाम को तो उसके लिए भी IMF को पूछना पड़ेगा। इससे ज्यादा हमारे लिए और अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? यानी ऐसी है। इशाक डार साहब अब बयान कर रहे हैं जनाब के आपको बिजली में ऐसे रिलीफ देना चाहिए अवाम को, बाकी पेट्रोल पे बाकी चीजों पे मुशत कैसे चलाएंगे तो रिलीफ मिलेगा अवाम को। अपनी मर्तबा पिछले 16 माह में ये लोग क्या करते रहे हैं, तब उनको ये प्लान याद नहीं थे? मैं आपको बताऊं कि इस मामले में PDM पगले दीवाने और मस्तानों की जो हुकूमत थी, ये पगले दीवाने और मस्तानों ने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कंप्लीट डिसअपॉइंट हो चुकी है। आप इस वक्त आप कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं हूँ, मौजूद हूँ। हम 1 लाख रुपए का जो सरिया ले रहे थे वो आज 3.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। बिल्कुल। आज आप लेबर रेट देखें कहां से कहां पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो इस वक्त पाकिस्तान का बैकबोन है, इस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल फैसलाबाद आपका बंद हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का तूफान आ चुका है। अगर इस तूफान को ना रोका गया तो फिर आप समझते हैं कि भाई आपके पास खाने के पैसे नहीं होंगे तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा। और वो जो चीजें हो रही हैं और जो नजर आ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए हम सबको एक रूफ के नीचे बैठना होगा। आप ये कैदी नंबर 8 को भूल के इससे आगे की कहानी सोचनी होगी। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और मेरे ख्याल से वो हल तलब मसाइल है और हल हो सकते हैं उस वक्त जब हम उसको हल करना चाहें। देखिए अब हमारे पास टाइम नहीं और ना ही पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल है कि मजीद कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। बिल्कुल। अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का अगर इदारे सोच रहे तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को शायद मैं समझता हूं कि और मुश्किल में डालेंगे। इदारों को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, अवाम जिनको मुंतखब करे उनको हुकूमत दी जाए और जिनको हुकूमत मिले उनको भी चाहिए कि इदारों के साथ मिलके, अगर इदारों को कमजोर किया जाएगा, इदारों को गाली दी जाएगी तो फिर कौम दोबारा से एक तरफ नहीं होगी, दोनों तरफ होगी। यानी कि कुछ अगर वहां है तो कुछ यहाँ है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें बढ़ने के लिए पहले कहते हैं ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतेह मक्का किया तो फतेह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया और सबको माफ करके आगे बढ़े। और वो वाहिद जंग थी दुनिया की जिसमें एक भी शहादत नहीं हुई, एक भी नुकसान नहीं हुआ था। तो आज की सियासत बंदूक की सियासत नहीं है, आज की सियासत इस जबान की सियासत है, इखलाक की सियासत है।
آپ اپنی زبان سے وہ جنگ لڑ سکتے ہو جو پاکستان کا ایٹمی دھماکہ کر کے بھی نہیں کر سکتا. بالکل. آج آئے روز دیکھ لیں، آج کل میں پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی کے ساتھ ڈالر کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی کیا نہیں تو وجوہات آپ ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیمتیں جب ڈالر آپ کا بڑھے گا، ڈالر کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ سے ہی نکل چکی ہے. جی آپ کا قرضہ دن بدن آپ کا کہ اس وقت پیٹرول کی جو کاسٹ ہے، اگر ہم اس کو کاسٹ کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اس کے اندر ان کو پاکستانی قوم پہ رحم کرنا چاہیے کہ آپ کی کاسٹ کے بعد بھی آپ لیوی جو لے رہے ہیں وہ کیا لے رہے ہیں. اس ملک کے اندر کس طریقے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں ٹیکس ہے، ماچس کی ڈبی سے لے کے ہر چیز پہ ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں. جی پھر آپ قوم ٹیکس دے دے کے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں جوان آدمی کی آنکھوں میں نے پٹھان آنکھوں میں آنسو دیکھے. جی ایک پٹھان آدمی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس نے کہا کہ میں آج پورے دن ریکوری نہیں کر سکا، آج پیٹرول میں بھروا کے گھر جا رہا ہوں اور گھر پہ میرے جو ہے 30,000 روپے کا بل آیا ہوا ہے. جی اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے. آپ یہ دیکھو کہ آپ ان آنسوؤں کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ آنسو ایسے نہیں ضائع ہو جائیں گے. یہ آنسو جس دن اگر بول پڑے نا اور انہوں نے اگر فیصلے کرنے شروع کر دیے اس قوم نے، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا حال. ہاں جی تو ہمیں آگے کے سوچ کے فیوچر کا دیکھو، دنیا ترقی اس وقت کرتی ہے، ترقی یافتہ ملک جو ہے آپ ذرا ان کو اسٹڈی تو کریں. وہ 50 سال کی پالیسی بناتے ہیں، وہ 100 سال کی پالیسی بناتے ہیں. آج اقوام متحدہ ایک پالیسی انوائرمنٹ کے اوپر انہوں نے بنائی ہے، کلائمیٹ چینج کے اوپر، کاربن فری کے اوپر. آج انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم 2050 کے اندر 2050 کے اندر ہم دنیا کے اندر سے کاربن فری کر دیں گے ان کو. چلو وہ نہ کر سکے مگر اس پہ کام تو شروع کر دیا انہوں نے. آج پوری دنیا جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس کو فیس کر رہی ہے. تو ظاہری بات ہے ایک روح کے نیچے اقوام متحدہ نے ان کو سب کو لے کے آئے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے بڑھے. تو پالیسی آپ کی اگر لمبی پالیسی ہونی چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. دنیا ترقی اس وقت کرتی ہے کہ حکومتیں آنے کے بعد جو نئی حکومتیں آتی ہیں وہ اپنی تختیاں نہیں لگاتی، وہ انہی پالیسیز کو آگے لے کے بڑھتی ہیں. بالکل. وہ یہاں تو تختیوں پہ تختیاں لگتی ہیں، تختیوں پہ تختیاں. یعنی کہ سی پیک، آج آپ مجھے بتا دیں کہ سی پیک کس نے لانچ کیا؟ مجھے آپ بتا دیں سی پیک کون سے سن میں لانچ ہوا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سی پیک آپ کا کب لانچ ہوا؟ 2007 میں جنرل مشرف صاحب کے جی جی یہ 2006 اور 2007 کے درمیان لانچ ہوا ہے، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا. ہوا جی جی مشرف صاحب کے ہاتھوں سے ہوا نا. جی جی بالکل، جس کو پی پی والوں نے نام دیا ہے کہ یہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا ہے. تو پھر اس کو کیوں آپ کہتے ہیں نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سی پیک بنایا، پھر اس کے بعد سی پیک کو آگے بڑھایا. ہاں جی آپ دور میں آپ 11 ترقی یافتہ ملکوں میں کھڑے تھے. اس دور کے اندر آپ کو اسکیلز پہ لوگ نہیں ملتے تھے. اس دور میں ویمن امپاور سے کام ہو رہا تھا. اس دور میں آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے تھے آپ. اس دور کے اندر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہے تھے آپ. اس دور کے اندر آپ کنسٹرکشن کے اندر عروج پا چکے تھے. اس دور میں دنیا میں پاکستانی پیسہ لگا کے واپس پاکستان بیچتا تھا. اس دور کے اندر پاکستان صرف ترقی کی منازل کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. کیونکہ پیٹ بھری ہوئی لیڈرشپ تھی. اور اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کو جاتا ہے کہ سی پیک آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری آج وہی پالیسی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو جنرل مشرف صاحب کی پالیسی تھی. وہی پالیسی، سیم پالیسی وہی آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ خدارا اپنے پرانے مسائلوں کو بھول کے، میں اداروں کو کہوں گا کہ انہی کے ہاتھ میں وہ پاور ہے کہ وہ ان تمام ایشوز کو حل کر سکتے ہیں. یہ جو چور پولیس آپ جو کھیل رہے ہیں، آپ جی کیا آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے؟ ہائی کورٹ، آئی جی کورٹ، تو پھر بھی آپ باہر نکل کے دیکھیں
तो उनको ऐसी कल हुआ ना, हाई कोर्ट ने बोला कि इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, साथ ही परवेज लाई को गिरफ्तार किया गया। तो आप देखिए ना कि इस तरीके से मुल्क नहीं, दुकानें नहीं चलती इस तरीके से, ये मुल्क चला रहे हैं इस तरीके से, तो आपकी दुकान नहीं चल सकती, आपका घर नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान के लाना होगा। अगर पाकिस्तान का बेहतर हल आप चाहते हैं तो उसका हल बिजनेस कम्युनिटी, आज आप देखें इस वक्त बहुत कि आप एजाज गोल्ड को देखें, वो टेक्सटाइल के ऊपर पॉलिसी दे रहे हैं, वो 80 अरब डॉलर की पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। तो आपने उस कंसर्न आदमी को उस जगह पे बिठाया तो ताकि आप ये देखें कि बेहतरी आनी शुरू हो रही है उस सेक्टर में। वो कह रहे हैं कि मैं पॉलिसी दे के जाऊंगा। अब वो निकला हुकूमत है। आज आप देखें कि वजीर दाखिला सिंध, आप ब्रिगेडियर हारिस नवाज की बात करूंगा कि वो सिंध के अंदर जराइम के ऊपर कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी जी। तो फिर आप ये देखें कि जब निगरान हुकूमत के अंदर जिनके पास जो पैर है वो काम कर रहे हैं, तो ये हुकूमत में आने के बाद पूरे पावर के साथ काम क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह ये है कि ये नाहिल है, ये नालायक है। और आप ये देखें कि हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आते हैं और हुकूमत खत्म करने के बाद लंदन चले जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। तो इनका जो उम्रा है नौजुबिल्लाह, इनका उम्रा जो है वो लंदन में होता है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि आप क्या आंखों से देख नहीं रहे? हम क्या बेवकूफ है बच्चे हैं? हम कान से सुन नहीं रहे? शौक दिया, हम बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर इन मसाइल को देखने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी आज सर्वाइवल को मुझे एक बात ड्राइवर क्या घर के अंदर इस बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ लेके जा रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल। अभी छोटे लोग मजदूरी करके कमर पीते हैं, तो ये बड़े लेवल के ऊपर इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव जब ये लेते हैं तो क्या उसका आप देखें पीआईएस माइनस, स्टील मिल माइनस, साथ बिजली के तमाम तक जो इस वक्त हमारे जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त इशू है कि बिजली के, आप ये देखें कि कोई पॉलिसी तो दे आप। हाँ जी। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, रोड पे भी नहीं है। देखिए 4 चीजें होती हैं जिसको लेके आप चलते हो। एक होता है विजन, दूसरा होता है मिशन, फिर स्ट्रेटेजी बनती है, फिर बनता है रोड मैप। जी। जनरल मुशर्रफ साहब का विजन था पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान। उस विजन के लिए उन्होंने मिशन के लिए वो लोग तलाश किए जो सिर्फ 14 लोग, और उस स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने इस मुल्क को रोड मैप दे दिया। रोड मैप क्या था? लोन फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान। बिल्कुल। तो आपको खुदा के वास्ते मैं कहूंगा, आपकी मीडिया को कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते वो 99 to 2000 जो उन्होंने मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला, उसको खुदारा जी। इरफान साहब चाहिए कि वो क्या बातें थे। इरफान साहब आखिरी सवाल है इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों के हवाले से कि 30 नवंबर तक वो हल्का बंदी को मुकम्मल करेंगे। क्या आप इन हालात में इलेक्शन को देख रहे हैं? यार मेरे ख्याल से तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से हालत पैदा कर दी है सिंपल एक प्रेसिडेंट उन्हें कॉल करता है आप आए और बैठ के इलेक्शन के हवाले से बात करें। आप ये देखें कि वो किस तरीके से रूट होके उनको जवाब देते हैं कि आपके पास ये डोमेन ही नहीं है कि आप डेट में आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि एक स्टेट का है आपको बुलाए और आप उसके पास ना जाए, तो आप मुझे बताएं कि आप कितने कंप्रोमाइज है इस वक्त। इलेक्शन कमीशन कितना कंप्रोमाइज है? यानी कि इस वक्त मेरे ख्याल से देखिए दौरे तो इलेक्शन कमीशन नहीं चला रहा, वो दौरे कहीं और भी चल रही है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमें अब होश पे नाखून लेने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी हैसियत में रहना चाहिए, अपने डोमेन में रहना चाहिए जी। उनका काम है कि वो इलेक्शन करवाए, उनका काम है कि वो इस तरीके से सियासत के अंदर अपना रोल अदा ना करें, सियासी ना बने वो जी। वो पाकिस्तान के एक इतने बड़े इदारे को चला रहे, इस इदारे की इज्जत रखे और इस इदारे को खुदारा जिस तरीके के इस वक्त इलेक्शन कमीशन की आप दुनिया में जाके जगहसाई तो देखें, गैर जानबदार रहे ना की जगहसाई हो रही है, सारे इदारे
हाँ जी, आप देखें सारे के सारे इदारे इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हुए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान का सियासतदान कॉन्ट्रोवर्शियल, इदारे कॉन्ट्रोवर्शियल, सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, आपकी अफवाज पाकिस्तान कॉन्ट्रोवर्शियल, इलेक्शन कमीशन कॉन्ट्रोवर्शियल, नैब कॉन्ट्रोवर्शियल। खुदा के वास्ते, खुदा का वास्ता, अब अगर नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? ऐसी तो है। मेरे ख्याल से मेरा मैसेज यही है कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी इदारा हो, अपनी डोमेन में रह के अगर वो काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अपने डोमेन में रह के हम सबको मिलके इन तमाम चीजों को, दुनिया को हाईलाइट करना है। दुनिया देख रही है आपकी तरफ और दुनिया हंस रही है आपकी तरफ। खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि मुझे जब कॉल्स आती हैं तो मुझे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग कहते हैं कि यार आपके मुल्क के अंदर काम क्या करें हम हाँ जी। कैसे काम करें, हम सिक्योर ही नहीं है, हम आपके साथ क्या काम करें। जी। यहाँ इन्वेस्टमेंट जो लोग आपके लोग कर रहे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दी, हाँ जी, ट्रांसफर कर क्या उस ममालिक में वो चले गए। मगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कि अगर इसको इदारों ने अगर आज नहीं समझा तो पूरी कौम कभी भी माफ नहीं करेगी। ये कौम ये बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान बना है, बहुत तकलीफों से बना है, हमें तो प्लेट में रख के मिल गया है। और आप ये देखते बॉर्डर पे सतह पर हमारे बहुत, आप वो देखिए किस तरीके से रोज शहादतें दी जा रही हैं, किस तरीके से हम जाके इसे ये कहते हैं कि हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। ये अल्फाज अब पुराना हो गया, बहुत पुराना। अब बहुत सारी कुर्बानियां दे दी गई हैं, अब आइंदा आगे इसको रोकना चाहिए। पाकिस्तान को देखो पीस की तरफ जाना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। लोग चांद पे पहुंच गए, हम लोग अभी तक अपने वही 75 सालों के नाजुक मोड़ पे हैं। भाई आज आप देखें, मैं आपको बताता हूँ 2001 में आपने देखा कि जब अमेरिका ने प्रेशर डेवलप किया तो हमने जो फैसला किया वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर फैसला किया। अगर हम वो फैसला ना करते तो शायद पाकिस्तान आज बहुत इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में होता। मगर उस वक्त पाकिस्तान को रखते हुए जनरल मुशर्रफ साहब ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान महफूज रहा बल्कि आज अफगानिस्तान अगर आजाद है तो वो उसी पॉलिसी की वजह से। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से हमें लीडरशिप का फुकदान है, हमें एक बेहतर लीडरशिप दे दें तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को फ्रंट फुट पे लाएं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को हिस्सा दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान का बिजनेसमैन सही करेगा। ये सो होल्डों को तो तमीज ही नहीं है कि कारोबार क्या होता है, इनको क्या पता कारोबार क्या है, इनको क्या पता बिजनेस क्या है, इनको क्या पता गरीब की प्रॉब्लम क्या है, इनको क्या पता कि ये सारे इश्यूज का हल क्या है। इसका हल पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के पास है। अगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को ये मुल्क दे दिया जाए तो हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। और ना सिर्फ हल करेंगे बल्कि पाकिस्तान एड देगा नहीं, एड लेगा नहीं, सीधे जाएगा पाकिस्तान। जी जी। तो इस वक्त पाकिस्तान को यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी गिरेबानों से, अपने बनियानों से बाहर निकले। और आप एक्सपोज हो चुके हैं, फिर कहूंगा एक एक इदारा, एक एक चेहरा एक्सपोज है। ये कौम देख रही है, आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे, ये गलत फहमी है, खुश फहमी है। और इस गलत फहमी और खुश फहमी से जल्द बाहर आ जाए तो फिर पाकिस्तान जल्द बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने बड़ा अच्छा ये बताया सलूशन के हम सबको मिलके काम करना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ लेके चलना चाहिए और जो भी इदारे हैं ना पाकिस्तान के उनको गैर जानिबदाराना होकर काम करना चाहिए। थैंक यू।